गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इंडस्ट्रीज, जो वेरियस इंडस्ट्रीज थी, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्री, इनके बारे में हमने पढ़ा था। ओके, आज हम जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द नेशनल इकोनॉमी। ओके, ये जो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं वो नेशनल इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं। ओके, according to the Industrial Commission, India was an industrial country even before the Christian era. The muslin, silk, cloth, ornaments, etc. produced in India were exported to other countries, but the traditional cottage industries of India got a setback due to the industrial revolution that took place in the Europe in the mid 18th century. इसका मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स आने से पहले भी इंडिया की काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स, इंडिया में भी एक तरीके से आप बोल सकते हैं इंडस्ट्री सेटअप थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो कि अदर कंट्रीज एक्सपोर्ट होते थे। उसमें से जो टेक्सटाइल था, मतलब कि जो सिल्क था, मुस्लिन बहुत ज़्यादा फेमस जो उस समय कपड़ा था। ओके, इसके साथ साथ ऑर्नामेंट्स यानी कि जो ज्वेलरीज होती हैं, ये सब इंडिया प्रोड्यूस करता था और अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता था। बट लेकिन आफ्टर ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर आए तो एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा इंडिया में इन कॉटेज इंडस्ट्रीज को, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, ऑर्नामेंटल इंडस्ट्रीज है, इनको बहुत बड़ा सेटबैक लगा और इन्होंने यहाँ के प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया अदर कंट्रीज में। ब्रिटिशर्स ने यहाँ से जो सिल्क जाता था, मुस्लिन जाता था, उसको बैन कर दिया अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना। तो वहाँ पर इसका कोई अल्टरनेटिव प्रोडक्ट निकल गया और वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से इंडिया की कॉटेज इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा सेटबैक लगा, यानी कि वो पिछड़ गई, पूरी तरीके से बोल सकते खत्म ही हो गई थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश एम्पायर। The place of industries in the national economy of India gradually became secondary and agriculture became prominent. अगर हम इंडियन इकोनॉमी में बात करें तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का होता है और देन आते हमारी इंडस्ट्री। ओके, प्रोमिनेंट जो है हमारी एग्रीकल्चर है, सेकेंडरी जो है हमारी इंडस्ट्रीज है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द नीड ऑफ फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज फेल्ट फॉर द economic development of the country. In the year 1950, the National Planning Commission was set up. Through 5-year plan targets for industry development were set. Consequently, due to increasing contribution of industry to national economy, achievement of following objective could be possible. Just after the independence, हम जो 1950 में प्लानिंग कमीशन बिठाए गए थे, जिसमें इन्होंने हर 5-5 साल में डिफरेंट जो प्लानिंग कमीशन बिठाए थे, जिसमें कि उनको हर 5 साल में उन्होंने टारगेट्स रखे थे कि हम इस 5 साल में एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम चीज़ें करेंगे, या फिर जो रेफ्यूजीज आफ्टर इंडिपेंडेंस जो रेफ्यूजीज आए थे उनको इस्टेब्लिश करने में करेंगे। तो ऐसे 5 ईयर्स के प्लान बने थे। 1950 में जब प्लानिंग कमीशन बना था तब उसमें इस बात का डिसाइडेशन हुआ था कि हमें इन इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना है, कि जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छी हो सके। ओके, सो देयर आर सम पॉइंट्स। Increase in the production due to industrialization per capita income increases and consequently the standard of living improves. अब होता क्या, जैसे अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ती जाएगी। जो पीपल्स हैं इंडिया के, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि वो और अच्छी लाइफ बिता पाएंगे। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ। इसके साथ साथ जो है ह्यूमन एज ए रिसोर्स, यानी ह्यूमन एज ए रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि वो अपनी कंट्री के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है बाय अर्निंग। ओके, तो वो बढ़ेगा, एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। राइज इन द नेशनल इनकम एंड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर देश में अगर अच्छा व्यापार होगा तो देश की इकोनॉमी बढ़ती जाएगी और यहाँ पर भी अच्छा इनकम जनरेट करेगी, नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। ड्यू टू इंक्रीज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज अदर कंसिस्टेंट यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मिनरल, ट्रांसपोर्टेशन और ऑल्सो प्रोग्रेसिव। अब अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो हमारे अदर सेक्टर्स है जिससे कि हम हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर हो गया, मिनरल्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी बढ़ता जाएंगे। इंडस्ट्रीज में आपको ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो ये सब बहुत सारी चीज़ें इनमें डेवलप होगी। रिसर्च स्ट्रेंथ एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो डेवलप। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप होगी उन पर और नई रिसर्च होंगी और ज़्यादा हमें टेक्नोलॉजी अच्छी बढ़ती जाएगी। ओके, इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया द ग्रोथ रेट हैज रिकॉर्डेड ए राइज विच आर एज फॉलोज। आपने एक वर्ड सुना होगा जीडीपी, जिसको कि हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हम वो कितना बना रहे हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं जीडीपी, मतलब कितना प्रोडक्शन जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं वो कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हर 3 महीने का निकलता है जीडीपी। ओके, तो इसी के यही
कि इसी के बारे में नीचे डाटा दे रखा है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। ओके, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, फैमिली इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर है, इसके बारे में आप सब जानते हो कि क्या होता है। इंडस्ट्री क्या होती है, सर्विस सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लगा रखे हैं गवर्नमेंट ने, लाइक पेट्रोलियम हो गया, स्टील हो गई, भेल, जो ये हमारे पब्लिक सेक्टर है। तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर में बैंकिंग हुआ, सर्विस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर्स, ये हमारे सर्विस सेक्टर हो गए। तो यहाँ पर क्या जीडीपी का क्या डेवलपमेंट है, इसके बारे में आप जानेंगे। ओके, सो इन 2001 to 2002 एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में 6.2 जीडीपी वैल्यू थी। ओके, इसके साथ साथ 2002 में ये बढ़ के 6.9 हुई, 2003-4 में 10 हुई, 2004 से 5 में इसमें गिरावट है 0.7 एंड 2005 से 6 में 2.3। ओके, ये इनकी जो परसेंटेज वाइज जो जीडीपी का परसेंटेज है। ओके सर, इंडस्ट्रीज में अगर आप देखें तो 2.7 2001 से 2002 में थी वैल्यू जीडीपी। इसके बाद ये प्रोग्रेसिवली बढ़ती कि 2002 से 2003 में 7, 2003 से 4 में 7.6, 2004 से 5 में 8.6 और 2005 से 6 में 9.0। सर्विस सेक्टर भी ग्रेजुअली इंक्रीज होता गया, 7.1 2001 में, 7.3 2002 से 2003 में, 8.2 2003 से 4 में, 2004 में 9.9 एंड 2005 में 9.8। सो ये हमारे जीडीपी होता है, जितना भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो एक कंट्री प्रोड्यूस करती है उसी को हम बोलते हैं जीडीपी। ओके, from the above table it is evident that there is a continuity in the industrial growth which is indicative of growing importance of industry in the economy। अगर हम ऊपर की टेबल से जाने तो हमें जो इंडस्ट्रीज है वो ग्रेजुअल इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में इंडस्ट्रीज ग्रोथ होती जा रही है, जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इंडियन इकोनॉमी पे। ओके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। ओके, किसी भी कंट्री को अगर इकोनॉमिकली डेवलप होना है तो वहाँ पर उसकी इंडस्ट्रीज अच्छी होनी चाहिए। अब अगर इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। किसी भी कंट्री में अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो उसकी कंट्री अदर कंट्रीज से एक्सपोर्ट करती, बिजनेस कर सकती है, तो वहाँ पर उसकी नेशनल इनकम बढ़ती जाएगी, तो विच जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करेगी हमारी इकोनॉमी। And the participation of industries in the national economy can bring all around prosperity to the people of the country। और जो इन इंडस्ट्रीज का पार्टिसिपेशन अगर एक्टिव रहा और ग्रेजुअल बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री प्रॉस्परस बनती जाएगी। अब इंडस्ट्रीज हमने सेटअप कर ली, पर लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो पोल्यूशन ही आता है ना। इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जिससे कि पोल्यूशन होता है। अगर हम बात करें हम इंडस्ट्रीज में मिनरल इंडस्ट्री में, तो उसमें कोयला मतलब आयरन मिनरल्स को बहुत हीटअप करना पड़ता है। तो हीट कहाँ से होगी, आग से होगी, अदर सोर्स से, तो वहाँ पर पोल्यूशन होता है। बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी जिसमें से वेस्ट वाटर बहुत ज़्यादा निकलता है, वो कहीं ना कहीं ड्रेनों के पानी में जाके मिल जाता है। सो देयर आर वेरियस पोल्यूशन जो कि इंडस्ट्रीज की वजह से होते हैं। साउंड पोल्यूशन भी होता है ना, साउंड पोल्यूशन। सो द वेरियस पोल्यूशन जो कि इंडस्ट्री से होता है तो वो आता है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। ओके, सभी एंड आप सभी ये जानते हैं कि पोल्यूशन का मतलब क्या होता है ना। कोई भी कंटामिनेशन इन द एयर, हार्मफुल सब्सटेंस, किसी हमारे एनवायरनमेंट में कुछ भी कंटामिनेशन होता है, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जब मिक्स होता है उसको हम पोल्यूशन बोलते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो कि हार्मफुल है ना, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन। ओके, सो इंडस्ट्रीज से जो पोल्यूशन होते हैं वो होते हैं एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन ऑल ऑफ यू नो क्या होता है, जो पॉइजनस गैस एमिट होती है इंडस्ट्रियल प्लांट से, जिससे कि एयर पोल्यूशन हो सकता है। द नेचर इन द क्वांटम ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन डिपेंड्स द टाइप ऑफ इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल यूज एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स एंड प्रोसेस। अभी किस पर डिपेंड करता है कि कोई इंडस्ट्री ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है, डिपेंड करता है किस टाइप की इंडस्ट्री है, उसमें कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है, कौन कौन से प्रोसेस किए जा रहे हैं। From this point of view, textile industry, chemical industry, metal industry, oil refineries and sugar industries cause more pollution as compared to other industries। कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है? केमिकल, टेक्सटाइल, मेटल, ऑयल रिफाइनरीज जहाँ पे ऑयल रिफाइन होता है, एंड शुगर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है। कौन सा? एयर पोल्यूशन। इनमें से हार्मफुल गैसेज जो एमिट होती है इन फ्रॉम दिस इंडस्ट्री वो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड डस्ट पार्टिकल्स जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर की एयर पोल्यूट होती है। फिर आता है वाटर पोल्यूशन, है ना, भले डोमेस्टिक लाइफ हो या फिर इंडस्ट्रियल लाइफ, इंडस्ट्रीज में हो, वहाँ पर वाटर एक एसेंशियल रोल प्ले करता है। ओके, वाटर एसेंशियल है लाइफ के लिए। अनडिजायरेबल एलिमेंट्स व्हेन मिक्स्ड अप विद वाटर दे पोल्यूट द वाटर। वाटर इज यूज्ड for production by industries during the manufacturing products. Harmful matter, salt, acids, chemical, etc. get mixed up with water. Then this water flows into the river and water reservoirs. Use of this water is harmful for all living creatures and the vegetation. It pollutes the sea and ocean water also. क्या होता है कि इंडस्ट्रीज में मैंने आपको बताया कि वाटर का यूज़ होता है, और उन वाटर्स में आप ऐसी कोई सी भी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें कि कोई आर्टिफिशियल या फिर केमिकल सब्सटेंस यूज़ नहीं किए जाते हैं। फिर वो केमिकल सब्सटेंस या जो वेस्ट है या सॉल्ट उसमें मिलाया जाता है, केमिकल्स जो मिलाए जाते हैं उस पानी में, वो कहीं ना कहीं उसका एज अ वेस्ट वाटर निकल के कहाँ ड्रेन होता है, पानी में। वो पानी जाके नदियों में मिल जाता है, फिर उससे सीज ओशन को पोल्यूट करता है। तो उससे अगर हम कंज्यूम करते हैं ह्यूमन तो हमें इफेक्ट पड़ता है, और जो लिविंग क्रिएचर जो वाटर में प्रेजेंट है उनको तो ऐसे भी हार्म करता है। सो जिससे कि हमारा वाटर भी पोल्यूट होता है। फिर आता है लैंड पोल्यूशन। सप्लाई ऑफ लैंड इज लिमिटेड। हम सभी जानते हैं कि लैंड जो एरिया है वो लिमिटेड है, मीन्स हर लैंड सूटेबल नहीं होता, कि वो ऐसी लैंड होता है जहाँ पर लाइफ ही पॉसिबल नहीं होती है ड्यू टू इट्स हार्श क्लाइमेट। तो लैंड जो है एक तो ऐसे ही कम है। मिसयूज ऑफ दिस रिसोर्स कैन हैव सीरियस इफेक्ट। ओके, अगर हम इसका मिसयूज करेंगे तो और ज़्यादा सीरियस इफेक्ट पड़ जाएगा। डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज लैंड पोल्यूशन। अब लैंड पोल्यूशन किस बेसिस पे होता है, जो कि आप डिस्पोजल, जो भी आप गार्बेज, आप जो लैंड पे ज़मीन पे आप कचरा फेंक देते हो, उससे भी लैंड पोल्यूट होता है। दिस वेस्ट मैटर्स आर नॉट नेचुरल एंड दे डू नॉट गेट absorbed into the natural cycle, that is non biodegradable substance। अब जो भी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट में से निकलता है इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब नेचुरली वो ख़त्म नहीं होता है। ओके, तो जिसकी वजह से ये हमारी धरती को, हमें लैंड को ख़राब कर देता है, जिससे कि क्वालिटी ऑफ लैंड ख़राब हो जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं लैंड पोल्यूशन। द इंडस्ट्रियल वेस्ट विच इज फुल ऑफ केमिकल ऑर्डर्स, इनफ्लेमेबल, पॉइजनस मैटर हार्म द एनवायरमेंट। लैंड पोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज सॉइल पोल्यूशन। ओके, इस पोल्यूशन को सॉइल पोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। केमिकल्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल सब्सटेंस होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, जो कि लैंड की हम ये बोल सकते हैं फर्टिलिटी को ख़राब कर सकते हैं, या फिर जो उसकी क्वालिटी है उसको इफेक्ट करता है। फिर आता है साउंड पोल्यूशन। ओके, any sound in the air which is irritating and hampers functioning of mind properly, that is noise, is the main form of sound pollution। sound pollution ऐसे इसको बोलते हैं जब आप किसी शोर को सुनना ना चाहे, जो कि आपको इरिटेट करे, आपकी जो बॉडी है वो अनकंफर्टेबल हो उस आवाज़ को सुनने में, आपको हेडेक हो सकता है, आपको कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं साउंड पोल्यूशन। A variety of machines are used in the industries which produce constant noise, है ना। बहुत मशीन्स हैं, मशीन्स से आवाज़ निकालती हैं बहुत सारे। अब इंडस्ट्रीज, एक इंडस्ट्री में एक मशीन तो नहीं, देयर आर सेवरल मशीन। जब एक साथ बहुत सारे मशीन चलती है तो बहुत सारे साउंड प्रोड्यूस होती हैं, जो कि साउंड पोल्यूशन क्रिएट करती है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो होते हैं जनरेटर्स होते हैं, जो जनरेटर्स यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, वो सबसे ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। Consequently, the workers working here are victims of deafness and many mental problems। जो भी यहाँ पे वर्कर्स काम करता है, या तो उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर उनको सुनाई कम देने, यानी कि हियरिंग पावर उनकी कम होना स्टार्ट हो जाती है। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, polluted air harms the respiratory system of human beings। Polluted air causes diseases like asthma, pneumonia, throat pain, cough, and some other fatal diseases like cancer, diabetes, heart trouble, etc। ओके, अब एयर पोल्यूशन से कौन कौन से नुकसान होते हैं। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, है ना, सांस लेने में दिक्कत आती है। निमोनिया, आपका जो थ्रोट होती है ना, गला, यहाँ पेन होना स्टार्ट हो जाता है। कफ, किसी को कफ बैठना स्टार्ट होता है। इससे भी गंभीर बीमारी हो सकती है, अगर कोई हार्मफुल गैस आपकी बॉडी में चले जाए तो आपको कैंसर या डायबिटीज़ या फिर हार्ट प्रॉब्लम जैसी बीमारी होना स्टार्ट हो जाती है। दी डिसप्रोपोर्शनेट हाई क्वालिटी ऑफ हार्मफुल गैस इन द एटमॉस्फेयर गिव राइज टू सीवियर ट्रेजेडी विच इवन कॉज डेथ। कभी कभी ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, फिर ज़्यादा गैस जो फैक्ट्री से लीक हो जाती है, तो आपने सुना होगा कि
अभी जैसे रिसेंटली ड्यूरिंग द लॉकडाउन पे ये फैक्ट्री स्टार्ट हुई थी, जिससे कि हार्मफुल गैस विशाखापट्टनम साइड हार्मफुल गैस निकली थी, जिससे कि वहाँ पे पीपल्स को बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई थी, उसमें से कुछ मर भी गए थे। सो ये एग्जांपल है, अगर इंडस्ट्रीज से अगर ज़्यादा गैसेस लीक होती है जिससे कभी कभी जान भी जा सकती है। इसका एग्जाम्पल है भोपाल गैस ट्रेजेडी, एक एग्जाम्पल हो गया। ये बहुत पुराना 1984 समथिंग का है, जहाँ पे बहुत सारे इंसानों ने जान गंवाई थी। ओके, इसके साथ साथ इसमें कि एक पॉइजनस गैस लीक हो गई थी। ओके, फिर आता है पॉल्यूटेड वाटर। जैसे वाटर से रिलेटेड, तो उसमें अगर पॉल्यूटेड वाटर रहता है तो उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ बीमारी लाइक कॉलेरा, डायरिया, टाइफाइड, पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, ऐसी बहुत सारी बीमारी हो सकती है। स्टमक डिसऑर्डर जो फूड पॉइजनिंग होती है, ये सारी बीमारी हो सकती है। ओके, इसके साथ साथ मस्कीटो, फ्लाइज एंड वॉर्म्स ब्रीड इन डर्टी प्लेसेस, है ना, जो गंदी जगहें होती हैं, भले कचरा गंदा, जहाँ पे कचरा इकट्ठा फेंकते हैं, जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ भी, या वहाँ भी मस्कीटो से हाउस फ्लाई पनपते हैं, और एज वेल एज जब गंदा पानी होता है वहाँ भी हाउस फ्लाइज पनपते हैं, जिससे कि हमें काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि लाइक डेंगू या मलेरिया हुआ, हमें ऐसी बीमारी हो सकती है। काफ़ी सारे बैक्टीरियाज भी वहीं ब्रीड करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारी लाइक स्टमक डिसऑर्डर्स को पैदा कर सकते हैं, आपके स्टमक में इन्फेक्शन हो सकता है। सो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। और बचा आपका नॉइज़ पोल्यूशन, उससे आपको हियरिंग लॉस हो सकती है, आपको सुनने में प्रॉब्लम हो जाए। ओके, इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, और सबसे जो मोस्ट प्रॉब्लम आती है एस्थमा की प्रॉब्लम आ जाती है। आपके हेडेक, जो सिर में दर्द होता है, उसमें सबसे सिर में दर्द होता है उसका, किसी को माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है ड्यू टू द नॉइस, जो रोज़ शोर शराबा सुन रहा। ओके, तो ये सारे कुछ इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं ह्यूमन लाइफ में। अब इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, कि कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे कि इनको कंट्रोल किया जाए। सबसे पहले स्टेप्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, तो इसमें आपने कभी चिमनीज़ दे, आपने मीन्स अगर आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में गए तो वहाँ पे चिमनीज़ बनाई जाती है, जिससे कि जो भी कंटेंट है, जो स्मोक है, वो सब उस चिमनीज़ के थ्रू एटमॉस्फेयर में जाके मिलता है। तो हाइट ऑफ द चिमनीज ऑफ द फैक्ट्री शुड बी इंक्रीज ड्यू टू द रेडियस इफेक्ट ऑफ द हार्मफुल गैसेस। तो हम ये कर सकते हैं कि चिमनीज की हाइट बढ़ा सकते हैं, जिससे कि जो एयर है वो ऊपर के ऊपर चले जाए, वो नीचे सरफेस तक ना आए। Such technology should be adopted in industries which spread less pollution। ऐसी टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए जिससे कि कम से कम पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस शैल बी इंस्टॉल्ड इन द इंडस्ट्रीज। पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस आ गई हैं जो कि हर इंडस्ट्री में सेटअप करनी चाहिए। वेल, बिफोर सेटिंग अप द प्लांट, ट्रीज एंड ग्रीनरी शुड बी डेवलप्ड देयर। हाँ, ये एक एडवाइजरी होती है, कहीं भी जहाँ भी इंडस्ट्रीज डेवलप करनी होती है उसके आसपास का एरिया पूरा हरियाली होना चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए, है ना, ये नियम है। तो कोई भी अगर इंडस्ट्री डेवलप करता है तो उसके आसपास हरियाली डेवलप करनी चाहिए, अगर हरियाली नहीं है तो। सच सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी शुड बी यूज्ड इन फैक्ट्रीज विच कॉज मिनिमम पोल्यूशन। ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहिए जो कि इको फ्रेंडली हो, लाइक सोलर एनर्जी, जिससे कि कम से कम पोल्यूशन क्रिएट होता है। वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज विच पॉल्यूट द वाटर मोस्ट शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम द रिवर्स एंड वाटर रिजर्वायर। ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि वाटर पोल्यूट करती है, लाइक केमिकल इंडस्ट्रीज, ऐसे इंडस्ट्रीज को कहीं दूर जगहों पर इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए जहाँ पे कोई पास में कोई रिवर या सी ना हो। वेस्ट वाटर ऑफ इंडस्ट्री शुड नॉट बी डायरेक्टली डिस्पोज्ड ऑफ इन द वाटर और सोर्स ऑफ वाटर, इंस्टेड दिस वाटर शुड बी ट्रीटेड एंड यूज्ड फॉर इरिगेशन। ओके, अब इस वाटर को डायरेक्ट डिस्पोज नहीं करना चाहिए, ऐसे इंडस्ट्रीज में उससे प्लांट होना चाहिए जहाँ पे वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट हो, जिससे कि हार्मफुल जो एफ्लुएंट्स होते हैं वाटर से उसको सेपरेट कर देना चाहिए, फिर वाटर को डिस्पोज करना चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट अरेंजमेंट शुड बी मेड एट द टाइम ऑफ सेटिंग अप द प्लांट इटसेल्फ। जैसे मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया था कि वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का एक पूरा प्लांट बनता है, जिससे कि पानी और उससे जो हार्मफुल केमिकल्स है उसको अलग किया जा सकता है। तो ऐसे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा प्लांट बनाना चाहिए बिफोर सेटिंग अप द प्लांट। ट्रीज शुड बी प्लांटेड ऑन रोड साइड एंड ओपन लैंड अराउंड द प्लांट। जितने हो सके जैसे हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए। द इंडस्ट्रियलिस्ट शुड बी एडवाइज रेगुलरली टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन एंड गवर्नमेंट शुड कीप ए वॉच ऑन द इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट की भी जो जिनकी इंडस्ट्रीज हैं उनको फिर भी ध्यान देना चाहिए कि कितना वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। और साथ साथ गवर्नमेंट को भी बहुत अच्छे से नज़र रखनी चाहिए कि लोग कितना पोल्यूशन कर रहे हैं, या फिर जो वाटर लोग ट्रीट करके डिस्पोज कर रहे हैं कि डायरेक्ट डिस्पोज कर रहे हैं।
Now steps to control land pollution. Industrial waste should not be thrown in open. Proper arrangement should be made for their disposal, है ना। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज वो ओपन में नहीं फेंकना चाहिए, इनके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट करना चाहिए जहाँ पर इन्हें कचरे को डिस्पोज किया जाए। द वेस्ट शुड बी बर्न बाय मॉडर्न मेथड्स एंड द हीट जनरेटेड कैन बी यूटिलाइज एज एनर्जी। आजकल ऐसे मेथड आ रही है जिससे कि हम कहीं मीन्स मॉडर्न मेथड है जिससे कि हम कचरे को जला सकते हैं और उस हीट का हम एज एनर्जी स्टोर करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ड्यू टू दिस 80% ऑफ वेस्ट इज बर्न्ड एंड एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग कैन बी कंट्रोल। इससे क्या होगा 80% पॉल्यूशन कम हो जाएगा, 80% आपका जो कचरा है वो जल जाएगा, उसको आप यूटिलाइज भी कर लोगे उसकी एनर्जी को, और एयर पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग कंपोस्ट मैनर। अगर कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बना रही है तो उससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं, यानी कि खाद बना सकते हैं। द इंडस्ट्रियल यूनिट्स शुड बी प्रोहिबिटेड टू डिस्पोज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट विदाउट एनी ट्रीटमेंट। ओके, जैसे इसमें भी ये बोला कि आप बिना ट्रीटमेंट किए उस कचरे पर आप उसको बाहर डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी शुड बी डेवलप टू रिसाइकल द इंडस्ट्रियल वेस्ट। ऐसी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए जिससे कि इस वेस्ट को वापस से रिसाइकल कर सके। नाउ स्टेप्स टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज सिटी से बाहर होनी चाहिए सबसे पहली बात, जिससे कि सिटीज़ में पोल्यूशन कम हो, नॉइज पोल्यूशन कम हो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करनी जिससे कि नॉइज़ को रिड्यूस किया जा सके। ओके, जैसे कि नॉइस एब्जॉर्बिंग वॉल्स बनती हैं जिससे कि नॉइज़ पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ऐसी वॉल्स बनानी चाहिए जिससे कि नॉइज़ पूरा एब्जॉर्ब हो जाए। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी शुड बी डन, दिस रिड्यूसेस नॉइस। ओल्ड इल मेंटेन मशीन ऑल्सो प्रोड्यूस मोर नॉइस। प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए मशीनरी की, क्योंकि मशीन जो है अगर आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ करते रहोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते रहेगी। उसको प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई तो उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी पुरानी मशीन उतनी ज़्यादा नॉइस क्रिएट करती है। द वर्कर शुड कंपल्सरी यूज ईयर प्लगिंग डिवाइस एंड प्लांट विच मेक्स एक्सेसिव नॉइस। अगर कोई से प्लांट बहुत ज़्यादा नॉइस होती है तो ऐसे ऐसे ईयर प्लगिंग डिवाइस आती है जो कि आप उससे नॉइस आप सुन नहीं पाओगे, जिससे कि आपके कान हेल्दी रहेंगे और आपकी जो हियरिंग पावर है वो मेंटेन रहेगी। एंटी साउंड पोल्यूशन मशीन शुड बी इंस्टॉल इन द प्लांट्स। ओके, और जो एंटी साउंड पोल्यूशन मशीन्स होती है उसको इंस्टॉल करना चाहिए। वो जितना भी साउंड होती हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ऑल्दो इंडस्ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट, अगर हम कंक्लूजन देखें कि इंडस्ट्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट लेकिन देयर शुड बी स्पेसिफिक मेजर जिससे कि हम इस पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकें। आज यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।